नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। वैदिक सभ्यता हम पढ़ रहे थे और वैदिक सभ्यता में हमने राजनीतिक जीवन देख लिया था। राजनीतिक जीवन चल रहा था, 2 क्लासें देख ली थी जिसमें हमने 2 पोर्शन देखे। एक तो देखा स्तरीकरण, प्रशासन का स्तरीकरण, दूसरा देखा प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी और उस व्यवस्था का नियंत्रण जो था वो कौन करता था, अर्थात जो राजा होता था उसके ऊपर नियंत्रण कौन करता था। जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, हमने देखा कि अधिकांश जनों में और राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो राजा के ऊपर नियंत्रण किसका होता था, ये आज की क्लास में हम जो है पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ राजा पर नियंत्रण, और उसमें हम आज 4 समितियों को देखेंगे, 4 संस्थाओं को देखेंगे, जिसमें एक विधाता, एक विदत जिनका हल्का हल्का उल्लेख मिलता है, और 2 सभा और समिति जिनका डिटेल में उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में भी और अथर्ववेद में भी कुछ कुछ मिलता है। इसके अलावा भी कुछ और भी कई स्मृति ग्रंथ हैं जहाँ से भी जानकारी मिलती है, और विभिन्न विद्वानों ने इनके ऊपर खूब शोध कार्य किया है। तो आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा ये टॉपिक है। आज के टॉपिक को समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि आज का टॉपिक सभा और समिति, खासकर ये दोनों समझ में आ गई तो आगे जो उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे वो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो आज की जो क्लास है उसको देखना बेहद आवश्यक है। और मैं बता दूं, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो कृपया करके जो शुरू की क्लासें हैं उनको जरूर देखें। उनको देखने से ही आपको ये क्लासें समझ में आएंगी, अन्यथा कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, पूरी चीज़ें ऊपर होके निकल जाएंगी, है ना। तो जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनसे फिर मैं यही कहूँगा कि वो प्रारंभिक क्लासों को देखें। ठीक है, तो आते हैं विद्यार्थियों, हम मैं जमाता हूं टॉपिक। क्या रहेगा, राजा पर नियंत्रण, है ना। राजा पर नियंत्रण, राजा पर नियंत्रण आखिर कौन रखता था राजा पर नियंत्रण। तो विद्यार्थियों, राजा पर नियंत्रण के लिए 4 संस्थाओं का, जैसा कि मैंने अभी हाल ही में नाम लिया, एक संस्था विधाता का उल्लेख मिलता है, एक विदत का उल्लेख मिलता है, एक सभा का उल्लेख मिलता है और एक समिति का उल्लेख मिलता है। तो इन चारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले विधाता के बारे में पढ़ते हैं। विधाता, है ना, विधाता कौन सी है, विधाता, विधाता। ठीक है प्यारे साथियों, ये एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में सर्वाधिक अध्ययन जो किया है वो हमारे केपी जायसवाल साहब ने किया है। केपी जायसवाल अर्थात काशी प्रसाद जायसवाल, जो कि राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, और हिंदू पॉलिटी नामक ग्रंथ 1924 में केपी जायसवाल साहब ने लिखा था। तो जायसवाल साहब ने ये कहा कि विधाता जो है वो आर्यों की प्राचीनतम संस्था है, ऐसा माना केपी जायसवाल साहब ने। और इन्होंने कहा कि ये जो विधाता जो संस्था थी ये धार्मिक कार्य संपन्न करती थी। इसका एक झंडा भी होता था जिसके ऊपर अग्नि के निशान बने हुए थे। ये कुछ बातें थी जो विधाता के बारे में हमें जाननी है। 4 ही बातें हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा इसके बारे में। देखो क्या थी विधाता। सबसे पहले तो मैं ये लिखना चाहूँगा कि इस पे जो सर्वाधिक शोध कार्य किया वो केपी जायसवाल ने किया, है ना। इस पर सर्वाधिक कार्य या शोध कार्य ना, या शोध कार्य काशी प्रसाद जायसवाल ने किया। काशी प्रसाद जायसवाल ने किया था, है ना। काशी प्रसाद जायसवाल ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम क्या है विद्यार्थियों, इनकी जो पुस्तक है, पुस्तक वो है हिंदू पॉलिटी। कौन सी है, हिंदू पॉलिटी। हिंदू पॉलिटी पुस्तक है, 1924 ईस्वी में ये लिखी गई थी। ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूँ। इस टॉपिक से ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना डिटेल में आपसे पूछेंगे नहीं कभी भी। स्कूल व्याख्याता में और सेकंड ग्रेड में तो नहीं पूछेंगे ये पुस्तक का नाम। कभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दोगे तो वहां पे इतिहास, दर्शन और लेखन वाले भाग में ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि दर्शन वाला भाग मेरा थोड़ा ज़्यादा पढ़ा हुआ है, पुस्तक मैंने लिखी है दर्शन वाले भाग पे, तो
मेरा मजबूत है वो, इसलिए मैं कुछ कुछ बातें आपको बताता रहता हूँ। जैसा कि ये काशी प्रसाद जायसवाल राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, ये बात मैंने आपको बताई, ये एक्स्ट्रा बातें हैं, याद रखना। नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में ये ऐसी बातें जो है आपको काम देंगी, है ना। ठीक है, तो दूसरी बात इसमें क्या है, जायसवाल ने इसे जायसवाल ने इसे आर्यों की प्राचीन संस्था माना, प्राचीनतम संस्था माना, प्राचीनतम संस्था माना। काशी प्रसाद जायसवाल ने इसे आर्यों की प्राचीनतम संस्था माना। एक बात हो गई ये। दूसरी बात, यह कार्य क्या करती थी, यह धार्मिक कार्य संपादित करती थी, यह धार्मिक कार्य संपादित करती थी, है ना। कैसे कार्य संपादित करती थी, धार्मिक कार्य संपादित करती थी। इसका एक ध्वज होता था जिसको केतु, ध्वज को हम केतु भी बोलते हैं, झंडा भी बोलते हैं, उसके ऊपर अग्नि के निशान बने हुए थे। ठीक है, तो इसके ध्वज जिसको हम केतु भी पढ़ते हैं, केतु या झंडे, फ्लैग अंग्रेजी में बोले तो, पर अग्नि के निशान थे। ठीक है, इसके ध्वज केतु या झंडे पर अग्नि के निशान थे। एक बात हो गई ये। ठीक है साथियों, तो विधाता के बारे में इतनी जानकारी मिलती है। अब दूसरी जो संस्था पढ़ेंगे वो हम विदत पढ़ेंगे, विदत। ठीक है, दूसरी संस्था कौन सी है साथियों, विदत है। तो मैं यहाँ पे 2 नंबर डाल देता हूं और उसमें हम लिखेंगे विदत, विदत हो गई। ठीक है, विदत के बारे में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो विदत जो है, इस पर सर्वाधिक काम रामशरण शर्मा साहब ने किया, RS शर्मा जिसको हम बोलते हैं, रामशरण शर्मा, जिन्होंने जो है ये मार्क्सवादी इतिहासकार थे और फ्यूडलिज्म पर यानी कि सामंतवाद पर, प्राचीन भारत की राजनीति पर और खूब सारे ग्रंथ रामशरण शर्मा साहब ने लिखे थे। तो इन्होंने ये कहा कि आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी विदत, है ना, आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी विदत। और विदत जो है वो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक प्रकार के कार्य जो है संपादित करती थी। इसके अलावा जो हमारे काशी प्रसाद जायसवाल हैं, काशी प्रसाद जायसवाल साहब ये कहते हैं कि यह जो विदत है वो आर्यों की मूल संस्था थी और इसी संस्था से आगे सभा, समिति और सेना का गठन हुआ था, ऐसा बताते हैं। जबकि जो अल्टेकर महोदय हैं वो कहते हैं कि विदत जो है विद्वानों की सभा थी। अल्टेकर महोदय इसे विद्वानों की सभा बताते हैं। काफी फेमस ये संस्था थी वैसे तो ऋग्वेद की, क्योंकि ऋग्वेद में 122 बार इसका उल्लेख मिलता है, जबकि सभा का है जो 8 बार मिलता है, समिति का 9 बार मिलता है ना। तो हम ये सारी बातें यहाँ पे लिखने वाले हैं। देखिए क्या क्या बात लिखेंगे हम। सबसे पहले तो मैं लिख दूं कि ऋग्वेद में इसका 122 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में उसका 122 बार उल्लेख हुआ है ना। ऋग्वेद में इसका 122 बार उल्लेख हुआ है, एक बात। दूसरी बात, इस पर सर्वाधिक काम किसने किया? रामशरण शर्मा ने, है ना। इस पर सर्वाधिक शोध कार्य रामशरण शर्मा ने किया। रामशरण शर्मा, जिनको शॉर्ट में RS शर्मा भी बोलते हैं हम, RS शर्मा, जो कि मार्क्सवादी इतिहासकार थे, रामशरण शर्मा ने
किया। ठीक है, मार्क्सवादी इतिहासकार साथियों वो होते हैं जो इतिहास में किसी भी घटना के पीछे आर्थिक कारणों को जिम्मेदार मानते हैं। आर्थिक कारण थे, कोई भी घटना घटित आर्थिक कारण थे, है ना। ये अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ये कहते हैं कि सब कुछ जो है ना पैसा है, पैसे की वजह से इतिहास में जो परिवर्तन होते हैं, इतिहास की गति में जो परिवर्तन होते हैं पैसे की वजह से होते हैं, ऐसा इनका मानना रहता है ना। और समाज दो वर्गों में बटा रहता है, सर्वहारा और जो है एक मतलब एक तो अधिकार युक्त वर्ग और एक अधिकारहीन वर्ग, है ना। सर्वहारा वर्ग, अधिनायक वर्ग, इस प्रकार से दो भागों में बांटते हैं ये समाज को। और मैं बात बताऊं यहाँ पे रामचंद्र शर्मा ने क्या कहा, इनके अनुसार यह है आर्यों की, यह आर एस शर्मा के अनुसार, आर एस शर्मा के अनुसार यह संस्था आर्यों की, यह संस्था आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, प्राचीनतम संस्था थी, यह संस्था आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। एक बात ये बताई रामचंद्र शर्मा साहब ने, और दूसरी क्या बताई रामचंद्र शर्मा साहब ने, ये कहा कि यह जो संस्था थी यह आर्यों के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक कार्य संपादित करती थी, है ना। तो यह संस्था, या हम कहें कि यह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक कार्य संपादित करती थी। ठीक है, यह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक कार्य संपादित करती थी। ठीक है, लेकिन अल्टेकर महोदय ये कहते हैं कि यह विद्वानों की संस्था थी, और वहीं काशी प्रसाद जायसवाल साहब इसे आर्यों की जो है मूल संस्था मानते हैं, है ना। काशी प्रसाद जायसवाल क्या मानते हैं, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, इसको काशी प्रसाद जायसवाल को केपी जायसवाल भी बोलते हैं, आप कहीं कंफ्यूज ना हो, केपी जायसवाल, है ना। केपी जायसवाल के अनुसार, केपी जायसवाल के अनुसार यह आर्यों की मूल संस्था थी, यह आर्यों की मूल संस्था थी, जिनसे कालांतर में सभा समिति व सेना का निर्माण हुआ, सभा समिति व सेना का निर्माण हुआ। ठीक है, ये बात हो गई एक। ये तो कहा काशी प्रसाद जायसवाल, केपी जायसवाल साहब ने, और अल्टेकर महोदय ने कहा था कि यह एक विद्वानों की सभा थी, है ना। अल्टेकर ने इसे विद्वानों की सभा माना, अल्टेकर ने इसे विद्वानों की सभा माना। ठीक है, अल्टेकर ने इसे विद्वानों की सभा माना। तो ये था प्यारे साथियों विदत के बारे में जो प्रमुख बातें थी वो आप इसे उतारे। ठीक है, प्रमुख बातें थी। इसके अलावा इसके कुछ कार्य मिलते हैं, जैसे सामरिक युद्धों का संचालन करने का काम जो है वो यह ही करती थी, है ना। सामरिक युद्धों का संचालन करती थी। सोमपान व क्रीड़ा का संचालन भी इसी के द्वारा किया जाता था। ये जो सोमपान का रस पीते, सोमपान पीते थे, और खेल जो क्रीड़ा करते थे, खेल जो करते थे, उसका भी आयोजन इसी में होता था।
और प्यारे साथियों, मैं बताऊं विदत में जो महिलाएं हैं वो भाग लेती थी या नहीं लेती थी, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है कि विदत में जो है महिलाएं भाग लेती थी। और घोषा है और सूर्या है, घोषा और सूर्या नामक दो महिलाओं के नाम भी मिलते हैं, है ना। घोषा और सूर्या नामक दो महिलाओं के नाम मिलते हैं जो इसकी सभा में भाग लेती थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा विदत के कार्य। अभी यहाँ पे आ जाएगा विदत के कार्य, हम लिख देते हैं विदत के कार्य। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा विदत के कार्य निम्नलिखित थे, निम्नलिखित थे, है ना। विदत के कार्य कौन कौन से थे देखिए। एक तो मैं बताऊं सामरिक युद्धों में युद्धों का संचालन, सामरिक युद्धों का संचालन, है ना, सामरिक युद्धों का संचालन। एक मैं लिखूं सोमरस व क्रीड़ा का संचालन, सोमरस व क्रीड़ा, सोमरस व क्रीड़ा का सोमरस व क्रीड़ा का आयोजन भी यहाँ पे इसके अंदर किया जाता था, है ना। सोमरस व क्रीड़ा का आयोजन, सोमरस व क्रीड़ा का आयोजन किया जाता था। ठीक है, सोमरस व क्रीड़ा का आयोजन किया जाता था। इसके अलावा इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी, है ना। इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। घोषा व सूर्या नामक स्त्रियों के नाम मिलते हैं, नामक स्त्रियों के नाम मिलते हैं। ठीक है, तो ये इन स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं विद्यार्थियों। घोषा और जो है हमारे सूर्या नामक दो स्त्रियों के नाम मिलते हैं जो इस विदत के जो गतिविधियां होती थी उसमें ये भाग लेती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा विदत हो गया विद्यार्थियों, सॉरी विधाता और विदत हो गया। ठीक है, आप इसे उतारें, मैं इसको मिटाता हूं, अगली स्लाइड पे चलता हूं। ठीक है, और हम अगली जो संस्था है वो पढ़ेंगे विद्यार्थियों सभा, और काफी महत्वपूर्ण है सभा के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, मैं इसे मिटाता हूं, आप इसको उतारें। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और आप अच्छे से विद्यार्थियों नोट्स बनाते जा रहे होंगे, ऐसी मुझे आशा है। और जितने भी लोग आप देख रहे हैं ना वो अच्छे से देखें, पूरी क्लास को देखें। और मैं आपको एक चीज और बताऊं विद्यार्थियों, कई बार क्या होता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे करते हैं कि क्लास को 1.5 की स्पीड में कर लेते हैं फिर देखते हैं, या 1.25 की स्पीड में 1.5 की स्पीड में करके देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बात कहूंगा आपसे, ये जो 1 घंटे की क्लास है ना, इसको तैयार करके लाने में और मुझे 2 घंटे लगते हैं, कम से कम बता रहा हूं 2 घंटे। और वो तब लगते हैं तब मैंने ये कंप्लीट नोट्स ऑलरेडी बना रखे हैं, उसको भी मैं क्या कि नोट्स मैंने बना रखे हैं, पर मैं फिर भी नया कंटेंट कुछ और ऐड हुआ हो, किसी एग्जाम में आया हो, या फिर मैं कई किताबें और देखता हूं, है ना। आर्य देखता हूं, जैसे मैंने आर्य कभी पढ़ी नहीं थी, तो अब आपको पढ़ाने के लिए आर्य को देखना पड़ता है मुझे। आर्य देखता हूं, उसके अलावा रामशरण शर्मा को मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि वो भी मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, अब पढ़ रहा हूं। पहले मैंने केसी श्रीवास्तव और कालराम शर्मा, प्रकाश व्यास और हरिशंकर शर्मा, निकी चतुर्वेदी को पढ़ा हुआ है। तो उसमें भी 1-1, 2-2 लाइनें यदि मुझे मिलती है तो वो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ।
बहुत ज्यादा ऐड नहीं होता, मैंने जो नोट्स बना रखे हैं उसमें एक आधा लाइन ही ऐड होती है, लेकिन वो एक दो लाइन ऐड करने के लिए पूरा पढ़ना पड़ता है, तो दोनों तीनों किताबों को उठा के देखना पड़ता है, तो 1 घंटा तो मुझे उसको अपडेट करने में लग जाता है मेरे नोट्सों को, और फिर 1 घंटा में उसका एक खाका तैयार करता हूँ, पूरा दिमाग में उसको अच्छे से पढ़ता हूँ, और फिर है जो इसको रजिस्टर को बंद करके पढ़ता हूँ, और तब मुझे लगता है कि हाँ पूरी क्लास प्रिपेयर हो गई है अच्छे से, तब जाके है जो मैं यहाँ रिकॉर्ड करने उपस्थित होता हूँ। जब मैंने इतना कुछ पढ़ रखा है, 3 बार नेट क्वालिफाई हूँ, 1 बार जेआरएफ क्वालिफाई हूँ, 1 बार सेट पास किया हुआ है, 2 पीएचडी एंट्रेंस पास किए हैं, और पीएचडी की है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम अच्छे से दिया हुआ है, और अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना है। इतना कुछ करने के बावजूद भी मुझे है जो एक क्लास तैयार करने में 2 घंटे लगते हैं, तो उस क्लास को आप जो है 1 घंटे की उस क्लास को आप आधा घंटे में या 75 मिनट में 45 मिनट में कैसे तैयार कर लेंगे, ये बताइए। किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। और यदि आप क्लास को बढ़ा के देख रहे हैं, स्पीड बढ़ा के देख रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप भले ही देख के खुश जरूर हो लेना कुछ देर के लिए कि हाँ मैंने क्लास देख ली, लेकिन उसका जो बेनिफिट है ना वो आपको बहुत कम मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना की स्पीड से आप देख रहे हैं। यदि आधी करके देख रहे हैं तो आधा बेनिफिट भी मिल जाए तब है, क्योंकि इतने फास्ट से कैसे देख पाओगे, आपको तो उल्टा ज्यादा समय लगेगा, मेरे से ज्यादा समय लगेगा तैयार करने में, क्योंकि मेरा तो मैटर पढ़ा हुआ है, बार बार पढ़ा हुआ है, हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, सारी किताबों से खंगाल खंगाल के चीजों को एक जगह इकट्ठा किया हुआ है, तब भी मुझे 2 घंटे लग जाते हैं क्लास को तैयार करने में। तो आप इतने टैलेंटेड हो कि आप आधा घंटे में तैयार कर लोगे। यदि आप अपने आप में इतने टैलेंटेड हो तो फिर तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यदि इतने टैलेंटेड नहीं हो तो कृपया करके क्लास को बढ़ाकर न देखिएगा, और जितना स्पीड है नॉर्मल यूट्यूब की उस स्पीड में ही देख लेना, उससे बढ़ाना मत उसको, है ना। तो आपको अच्छे से चीजें जो है समझ में आएगी, ठीक है। और स्थायित्व प्रदान करेंगे, सबसे बड़ी बात यह है, चीजें स्थायित्व प्रदान करना बहुत जरूरी है, वरना जब पढ़ते हैं ना तब तो सभी को याद रहता है, लेकिन कोई दूसरे दिन भूल जाता है, तो कोई 5 दिन बाद में भूल जाता है, तो कोई 15 दिन बाद में भूल जाता है, एग्जाम तक तो सब साथ, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं विश्वास करना बात पे। दूसरे नंबर की संस्था हमने पढ़ ली, तीसरे नंबर की संस्था हम पढ़ेंगे सभा। सभा, ठीक है। सभा के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं, मैं आपको बताऊं। ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है, और सभा उच्च कुलीन लोगों की सभा थी, अभिजात्य वर्ग के लोगों की सभा थी, और अभिजात वर्ग के इसके जो सदस्य थे वो सभा से सभासीन या सभासद कहलाते थे। इसका अध्यक्ष सभापाल या सभापति कहलाता था, ना, सभापाल या सभापति कहलाता था, ठीक है। ये इसकी कुछ बेसिक बातें थी। इसके अलावा इसके हम कार्यों की बात करेंगे, है ना। कार्यों में यह है एक प्रकार से जो है न्याय का कार्य करती थी, राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में कार्य करती थी, और इसके जो निर्णय थे वो एनति कहलाते थे, अर्थात अनुलंघनीय कहलाते थे। और जो हमारा अथर्ववेद है उसमें सभा के लिए नरिष्ठा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ होता है वाद विवाद योग्य स्थान, है ना। इस प्रकार से कल्विश स्मृत शब्द ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है इस सभा के लिए, जिसका अर्थ होता है ग्रामीण वार्तालाप, जिसमें ऐसा माना जाता है कि किसी जो है अपराधी को और पाप से मुक्त किया जाता था, है ना। पाराशर स्मृति में इसके लिए नादी व तविशी शब्द का इस्तेमाल मिलता है ना। इसके अलावा यह जो क्रीड़ा वगैरह का और मनोरंजन के कार्य भी संपादित करती थी, और कुछ राजा को परामर्श देती थी, न्यायिक कार्य करती थी, प्रशासनिक व राजनीतिक कार्य भी संपादित करती थी, है ना। इतने सारे काम थे। सभा में स्त्रियां भाग लेती थी या नहीं लेती थी ऐसा एग्जैक्ट उल्लेख नहीं मिल पाता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि आरंभ में तो सभा में भाग लेती थी, लेकिन बाद में सभा में भाग नहीं लेती थी। कुछ इस प्रकार से बातें मिलती हैं, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी जो मैंने बोल के सुनाया आपको वो मैं इसमें लिख देता हूँ, आप भी इसको लिखें, ठीक है। देखो क्या है इसमें बातें। सबसे पहली बात तो ये है कि ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है सभा का, एक बात। दूसरी यह है कुलीन
अभिजात्य, कुलीन अभिजात्य या अभिजन, अभिजन या उच्च वर्ग, उच्च वर्ग है ना, या अमीर वर्ग, अमीर वर्ग है ना, अमीर वर्ग, या जो एक तो होता है सर्वहारा और एक शासक वर्ग होता है ना। तो अमीर वर्ग या शासक वर्ग है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, खूब सारे नाम हैं, या जो है मतलब खूब सारे नाम लिख सकते हैं। यह कुलीन अभिजात्य अभिजन उच्च वर्ग अमीर वर्ग की संस्था थी, की संस्था थी है ना, की संस्था थी। इसके सदस्य, इसका जो अध्यक्ष होता था, इसका अध्यक्ष, अध्यक्ष या प्रमुख है ना, इसका प्रमुख या अध्यक्ष सभापति, सभापति या सभापाल कहलाता था, सभापति या सभापाल कहलाता, सॉरी, सभापति या सभापाल कहलाता था। ठीक है। और इसके जो सदस्य थे वो सभा से या सभासीन या सभासद कहलाते थे है ना। इसके सदस्य, इसके सदस्य सभासीन, सभासद या सभेय, सभेय कहलाते थे। ठीक है। इसके जो सदस्य थे वो क्या कहलाते थे, सभासद, सभासीन या सभेय कहलाते थे। ठीक है। ये थी सभा। और अब इसके हम कार्य देख लेते हैं कि सभा के कार्य क्या थे। तो ये राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में काम करती थी, सॉरी, सभा के कार्य, हेडिंग जमा देते हैं, सभा के कार्य। आखिर सभा के क्या क्या कार्य थे, देखिए साथियों, गजब के कार्य थे इसके भी, आपको अच्छे से ध्यान रखना है सभा के कार्य क्या क्या थे। एक नंबर पे आप डाल सकते हैं सभा के कार्यों में क्या डाल सकते हैं कि यह राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में कार्य करती थी, है ना। यह राष्ट्रीय, यह राष्ट्रीय न्यायालय, यह राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में, यह राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में कार्य करती थी, यह राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में कार्य करती थी। ठीक है। यह राष्ट्रीय न्यायालय के रूप में कार्य करती थी। और ऋग्वेद में इसके लिए जो शब्द मिलते हैं वो आपत्ति व आवेश शब्द मिलते हैं, है ना। इसलिए इसके लिए ऋग्वेद में हम लिखेंगे आगे, इसके लिए, इसके लिए ऋग्वेद में, इसके लिए ऋग्वेद में आपत्ति व आवेश, आपत्ति व आवेश, इसके लिए ऋग्वेद में आपत्ति व आवेश शब्द मिलते हैं, आवेश शब्द मिलते हैं, आपत्ति व आवेश शब्द मिलते हैं। ठीक है। एक बात हो गई ये। दूसरी बात करें हम कि अथर्ववेद में इसके लिए नरिष्ठा शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना। तो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात हम लिखेंगे कि अथर्ववेद, अथर्ववेद में इसके लिए, अथर्ववेद में इसके लिए नरिष्ठा, नरिष्ठा का मतलब होता है वाद विवाद योग्य स्थान, वाद विवाद योग्य स्थान। ठीक है। अथर्ववेद में इसके लिए नरिष्ठा, नरिष्ठा शब्द का प्रयोग किया गया है, नरिष्ठा शब्द का प्रयोग किया गया है, शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है।
अथर्ववेद में इसके लिए नरिष्ठा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नरिष्ठा का अर्थ होता है वाद विवाद, है ना। और लिखा है कि इसके जो निर्णय थे उनके लिए एनति शब्द का प्रयोग मिलता है। एनति का अर्थ होता है अनुलंघनीय, है ना। इसके लिए इसके लिए एनति शब्द का प्रयोग मिलता है जिसका अर्थ होता है अनुलंघनीय, है ना। इसके जो निर्णय थे वो अनुलंघनीय थे, कहने का मतलब, है ना। इसके निर्णयों के लिए इसके निर्णयों के लिए एनति का मतलब होता है अनुलंघनीय, इसके निर्णयों के लिए एनति शब्द का प्रयोग मिलता है। एनति शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है, इसके निर्णयों के लिए एनति शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है, एक बात हो गई ये। दूसरी बात और हम करें आगे, जैसे अथर्ववेद की बात हो गई। ऋग्वेद में कल्विश स्पृत शब्द एक मिलता है। कल्विश स्पृत शब्द मिलता है सभा के लिए, जिसका अर्थ होता है ग्रामीण वार्तालाप। जिसका अर्थ होता है ग्रामीण वार्तालाप, जिसके द्वारा किसी अपराधी को और पाप से मुक्त किया जाता है ना। तो ये शब्द भी मिलता है। मैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिखूंगा कल्विश स्पृत, है ना। कल्विश स्पृत, ठीक है। ये कल्विश स्पृत शब्द सभा के लिए ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में कल्विश स्पृत शब्द सभा के लिए ऋग्वेद में मिलता है, जिसका अर्थ है ग्रामीण वार्तालाप, जिसमें किसी अपराधी को कल्विश स्पृत शब्द का अर्थ क्या होता है? ग्रामीण वार्तालाप जिसमें किसी अपराधी को पाप से मुक्त किया जाता होगा, है ना। जिसमें किसी अपराधी को पाप से मुक्त किया जाता होगा। ठीक है, जिसमें किसी अपराधी को पाप से मुक्त किया जाता होगा। ठीक है, एक बात हो गई ये। इसके अलावा मैं बात करूं विद्यार्थियों, हमारे एक और मिलता है जो है पराशर स्मृति। पराशर स्मृति में यह लिखा है कि सभा के लिए नादी व तविशी शब्द मिलते हैं, है ना। नादी का मतलब शब्द और तविशी का मतलब होता है अग्नि, है ना। शब्द और अग्नि दो शब्द मिलते हैं, जिससे भी कहीं न कहीं ये संकेत मिलता है कि जो सभा थी वो न्यायालय का कार्य करती थी, है ना। देखो यहाँ भी ये अपराधी को पाप से मुक्त किया जा रहा है, तो अपराधी को पाप से मुक्त कौन करता है? न्यायालय करता है ना। नरिष्ठा यानी वाद विवाद योग्य स्थान। वाद विवाद कहाँ होता है? न्यायालय में होता है। जिसके नियम अनुलंघनीय हो, न्यायालय के नियम अनुलंघनीय है ना। तो ये कहने का मतलब ये सारे पॉइंट जो हम लिख रहे हैं वो सभा के कार्य में लिख रहे हैं, और वो किस संबंधी कार्य है? एक तरीके से न्यायालय संबंधी कार्य को दर्शा रहा है ये बात, है ना। तो हम आगे लिखेंगे। नंबर 4 में मैं लिखना चाहूंगा, नंबर 4 पे कि पराशर स्मृति में सभा के लिए पराशर स्मृति में सभा के लिए नादी का अर्थ क्या होता है? शब्द,
है ना, वे नादी व तविशी, नादी व तविशी, है ना, आधा तय है ये। तविशी, तविशी का अर्थ होता है अग्नि, है ना। नादी व तविशी शब्द का प्रयोग मिलता है ना, शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग मिलता है, ठीक है। नादी व तविशी शब्द का प्रयोग मिलता है। एक बात हो गई ये। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसमें, इसके अंदर जो है मनोरंजन के कार्य भी संपादित किए जाते थे, जिनमें पासा है जिसको अक्षा बोलते थे, पासा है, जुआ है ना, और क्रीड़ा है, धूत क्रीड़ा क्रीड़ा है। इसके अलावा नृत्य है, संगीत है, इन सारे कार्यों का आयोजन इसमें होता था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा साथियों, 5वें नंबर पे मैं लिखना चाहूंगा कि इसमें पासा, पासा यानी अक्षा, अक्षा लिखा है पासा के लिए, अक्षा, पासा, और मैं लिखूं यहाँ पे धूत, धूत, धूत क्रीड़ा, पासा है, धूत क्रीड़ा है ना। इसके अलावा जुआ है, जुआ। इसके अलावा हम बात करें तो नृत्य है, संगीत है, नृत्य, संगीत आदि मनोरंजन कार्य संपादित किए जाते थे, मनोरंजन कार्य संपादित किए जाते थे, ठीक है। आदि मनोरंजन कार्य संपादित किए जाते थे। एक बात हो गई ये। इसके अलावा मैं बात करूं तो यह राजा को परामर्श देती थी, धार्मिक का न्यायिक कार्य तो हम लिख ही आए पूरे, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक व प्रशासनिक कार्य भी करती थी और राजा को सलाह भी देती थी, ठीक है। तो मैं एक छठे पॉइंट के रूप में लिखना चाहूंगा यहाँ पे, राजा को परामर्श देना, परामर्श देना, न्यायिक कार्य करना, न्यायिक कार्य करना, व राजनैतिक, राजनैतिक व प्रशासनिक, राजनैतिक व प्रशासनिक कार्य, राजनैतिक व प्रशासनिक कार्य संपादित करना, संपादित करना, राजनीतिक व प्रशासनिक कार्य संपादित करना, ठीक है। ये क्या है ना, करना, ठीक है। तो ये बात हो गई प्यारे साथियों हमारे सभा के बारे में, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे उतार लें, ठीक है। देखो बिल्कुल ये अधिकांशतः जो है प्रशासनिक कार्य करती थी और न्याय के कार्य करती थी। दो बातें आप विशेष रूप से ध्यान रखें, प्रशासनिक व राजनीतिक, प्रशासनिक, राजनीतिक व न्यायिक कार्य करती थी। इसके अलावा मनोरंजन का कार्य भी करती थी, है ना, सभा। मुख्य रूप से इन चीजों को ध्यान रखें। इसके अलावा देखो सभा में जो ये शब्द मिले हैं ना, ये जैसे नरिष्ठा शब्द है, ये काफी बार पूछा गया है, नरिष्ठा है, ठीक है। और मतलब ऋग्वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है ना। ये बात भी हम आगे समिति में लिखेंगे, सभा में भी लिख सकते हैं, वैसे कहीं भी लिख सकते हैं, बात आ जानी चाहिए, ठीक है। और हम बात करें, देखो ऐनति शब्द का क्या अर्थ होता है, इस प्रकार से सवाल जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ये कलविश स्पृत आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आज के बाद पूछा जा सकता है। कलविश स्पृत शब्द किसके लिए, किस में मिला है, तो ऋग्वेद में आया है, सभा के लिए आया है, जिसका अर्थ क्या होता है, ग्रामीण वार्तालाप जिसमें किसी अपराधी को पाप से मुक्त किया जाता होगा, ऐसी बात है कलविश स्पृत का अर्थ के रूप में, ठीक है। इसके अलावा नादी शब्द और तविशी को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें, नादी और जो है तविशी को भी याद रखें, ठीक है। ये नादी और तविशी को ना, ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ठीक है। तो मैं इसमें हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आप इसे उतार लें, ठीक है विद्यार्थियों। और मैं इसको मिटा के और समिति की बात करते हैं अब हम, है ना, समिति पे आते हैं, ठीक है। एक बात और इसमें लिखना मैं भूल रहा हूं शायद, चलो समिति में हम लिखते हैं। ये जो सभा थी ना, इसमें जो है
इतनी सारी बातें आप अच्छे से पढ़ें तो आपके लगभग जो है सवाल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, यह उच्च कुलीन वर्ग की संस्था थी, लेकिन इसके बारे में कुछ विद्वान जो हैं अपने अपने मत भी रखते हैं। तो उन मतों को हम जब समिति पढ़ेंगे, अब हम समिति पढ़ेंगे तो समिति के साथ में हम तुलना करते हुए पढ़ेंगे, है ना, कि सभा को क्या कहा जाता था, समिति को क्या कहा जाता था, है ना, सभा को क्या कहा जाता था और समिति को क्या कहा जाता था। ये सारी बातें अब हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए समिति जो थी यह इसका उल्लेख 9 बार हुआ है, समिति का उल्लेख, है ना, समिति का उल्लेख जो हुआ है 9 बार हुआ है। और आम आदमी की या साधारण लोगों की यह सभा थी, इसलिए इसका आकार सभा से बड़ा था, है ना, इसलिए इसका जो आकार है सभा से बड़ा था। और बात करूं मैं इसमें, इसका जो अध्यक्ष होता था वो ईशान कहलाता था, समिति का अध्यक्ष ईशान कहलाता था। और इसके प्रमुख कार्य 2 थे, राजा का चुनाव करना और दूसरा कार्य था व्यापारिक कार्यों को संपादित करना। ठीक है, तो ये 2 कार्य प्रमुख थे। इसके अलावा विभिन्न विद्वानों के क्या क्या मत हैं, जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि सभा के बारे में और समिति के बारे में कई मत देखने को मिलते हैं। तो उन मतों की बात और हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम बात करें समिति की। सभा के बारे में एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, सभा में जो महिलाएं थी वो प्रारंभ में तो भाग लेती थी, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें जाके इनको भाग लेने का अधिकार नहीं रहा था। एक बात और मैं सभा के बारे में यहाँ पे लिखना चाहूंगा, आप भी लिखना। एक बात और लिखेंगे कि सभा में आरंभ में महिलाएं भाग लेती थी, मगर उत्तर वैदिक काल में यह अधिकार छीन लिया गया। यह अधिकार छीन लिया गया। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में यह अधिकार जो था वो छीन लिया गया था इनसे। ठीक है, तो ये बात आप एक सभा में जो है आप जरूर उतार दें। कई बार पूछ लेते हैं कि सभा और समिति में भाग लेने का अधिकार किसे था, महिला को था या नहीं था। महिला के रूप में स्पष्ट रूप से पूछा जाता है ना। तो अब हम पढ़ते हैं चौथे नंबर पे समिति को। ठीक है साथियों, समिति को पढ़ते हैं। समिति के बारे में जैसा कि अभी मैंने आपको बोल के बताया कि इसका जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख हुआ है ना, 9 बार उल्लेख हुआ है। और इसमें होता कौन था, साधारण लोगों की सभा थी, साधारण लोगों की संस्था लिखेंगे हम, क्योंकि सभा अभी हम पढ़ के आए हैं तो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए ना। साधारण लोगों की संस्था थी, इसलिए इसका आकार सभा से बड़ा था, है ना। इसलिए इसका आकार जो था सभा से बड़ा था। और इसका जो अध्यक्ष होता था, इसका जो प्रमुख होता था, उसे हम ईशान बोलते थे। क्या बोलते थे, ईशान। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा इसके प्रमुख या अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ठीक है, इसके प्रमुख या अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात करें समिति के जो प्रमुख कार्य थे वो क्या क्या कार्य थे। तो इस समिति के जो कार्य थे विद्यार्थियों,
प्रमुख कार्य में दो कार्य प्रमुख आते हैं। एक तो राजा का चुनाव करते थे और एक यह व्यापार संबंधी निर्णय लेती थी, है ना। व्यापारिक कार्यों में का संपादित तो खैर क्या, निर्णय लेने का काम करती थी, ठीक है। तो राजा का चुनाव और व्यापारिक कार्यों को व्यापार संबंधी कार्यों में निर्णय लेना, ठीक है। तो हम लिखेंगे समिति के कार्य। समिति के कार्य, प्रमुख कार्य दो थे, प्रमुख कार्य दो थे, है ना। प्रमुख कार्य दो थे, जिसमें पहला काम क्या था, पहला जो काम था वो था राजा के निर्वाचन में भाग लेना, राजा के निर्वाचन में भाग लेना। और जो दूसरा काम था वो था व्यापार संबंधी निर्णय लेना, व्यापार संबंधी निर्णय लेना, व्यापार संबंधी निर्णय लेना, ठीक है। तो ये दो प्रमुख कार्य थे समिति के, और जो हमने लिखे यहाँ पे। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो समिति है, इससे संबंधित विभिन्न विद्वान जो हैं, समिति और सभा, इन दोनों से संबंधित जो विभिन्न विद्वान हैं वो भिन्न भिन्न मत रखते हैं, ठीक है। तो उनके मतों को मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा कि सभा क्या थी और समिति क्या थी, ठीक है। तो वो स्पष्ट तो हो नहीं पाया है कि आखिर सभा और समिति का क्या हिसाब था, किस प्रकार से आपस में एक दूसरे से संबंधित थी या नहीं थी, कैसी इनकी राजनीतिक व्यवस्था थी। लेकिन सभी विद्वान जो हैं वो अपना अपना एक तजुर्बा पेश करते हैं, ठीक है। तो वो क्या उनका तजुर्बा था, क्या उनके मत थे, वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ, ठीक है। हमको तो क्योंकि पढ़ने ही पढ़ते हैं, हम पीएचडी तो कर नहीं रहे हैं कि हम भी हमारा मत रख जाएं और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए और बर्डन पैदा कर दें अपना मत रखकर, ठीक है। लेकिन पढ़ना हमको पड़ेगा, क्योंकि हमें तो परीक्षा पास करनी है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूं सभा व समिति से संबंधित विभिन्न विद्वानों के मत, है ना। तो यहाँ पे लिख सकता हूं सभा व समिति से संबंधित विभिन्न विद्वानों के मत, सभा व समिति से संबंधित विभिन्न विद्वानों के मत। अब देखो विद्वानों के मत तो क्या, सबसे पहले तो हम ऋग्वेद जो है ऋग्वेद की बात कर लेते हैं, जिसमें इसको सभा और समिति को अथर्ववेद की बात कर लेते हैं, जिसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है ना। अथर्ववेद में, ये बार बार ऋग्वेद आ रहा है क्योंकि ऋग्वेदिक काल अभी हम पढ़ रहे हैं, उत्तरवेदिक काल पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पे अथर्ववेद हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये बात अथर्ववेद की है ना। भले ही ऋग्वेदिक काल पढ़ रहे हैं हम अभी, है ना, इसलिए ऋग्वेद ज्यादा जहन में आता है ना। अथर्ववेद में लिखा है कि, या अथर्ववेद के अनुसार सभा व समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, प्रजापति की दो पुत्रियां थी, ठीक है। अथर्ववेद के अनुसार सभा व समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, ये बात हो जाती है, ठीक है साथियों। इसके अलावा अब हम आगे बात करें कि किस विद्वान ने क्या कहा। तो एक विद्वान हुए लुडविग ने ये कहा कि जो सभा थी वो तो थी उच्च सदन और समिति थी निम्न सदन, है ना। लुडविग ने क्या कहा, सभा उच्च सदन, समिति निम्न सदन थी।
इसी प्रकार हम बात करें जिमर और अल्टेकर की। जिमर और अल्टेकर ये कहते हैं कि अच्छा एक सेकंड, सॉरी, अभी मैंने क्या नाम लिया, लुडविग, हाँ सॉरी आ गया। लुडविग जो था, लुडविग ने तो ये कहा कि जो सभा है वो तो है उच्च सदन और समिति है निम्न सदन, है ना, ये बात कही लुडविग ने। इसके अलावा जिमर और अल्टेकर ने ये बात कही कि जो सभा है वो ग्राम सभा है और समिति जो है वो केंद्रीय समिति है, ये वाली बात कही थी, है ना। जबकि जो बिल हंट, सॉरी, एक नाम था, थोड़ा निकल रहा है माइंड से, चलो मैं इनको लिखता हूं तब तक आ जाएगा। उसके अलावा और भी कई विद्वान हुए हैं, कीथ हुए हैं, कीथ कहते हैं कि सभा विद्वानों की सभा थी और समिति उसका आयोजन स्थल थी, है ना। ऐसे ही वाप्ते हुए हैं, वाप्ते ये कहते हैं कि जो समिति है, सॉरी सभा जो है वो प्रतिष्ठित लोगों की सभा थी, है ना। इस प्रकार की बातें मिलती है। तो देखिए हम लिखेंगे आगे। सबसे पहले तो मैं जो है वो लिखता हूं यहाँ पे 2 नंबर पे लुडविग की बात लिखता हूं। लुडविग क्या कहते हैं? लुडविग कहते हैं कि जो सभा है, सभा वो उच्च सभा थी, उच्च सदन, जिस प्रकार हमारा लोकसभा होता है ना, सॉरी राज्यसभा होता है, उस प्रकार का सदन बताया लुडविग ने। उच्च सदन व समिति निम्न सदन थी, है ना, समिति निम्न सदन थी। ठीक है, ये बात कही हमारे लुडविग ने। सभा उच्च सदन थी, व समिति निम्न सदन थी। ठीक है, निम्न सदन थी, एक बात। दूसरी बात, सॉरी तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे जिमर व अल्टेकर। जिमर व अल्टेकर दोनों एक ही बात कहते हैं। दोनों कहते हैं कि जो सभा है वो तो है ग्राम सभा। सभा क्या है? ग्राम सभा है। वे समिति क्या है? समिति है केंद्रीय सभा। समिति को केंद्रीय सभा नाम देते हैं ये लोग, है ना, केंद्रीय सभा थी। ठीक है, देखो साथियों, यहां से आज तक ऐसा कोई सवाल बना नहीं है, केवल अथर्ववेद वाली बात को छोड़ दे। ये अथर्ववेद वाली बात जो है यही पूछी जाती है। लेकिन आगे क्या है कि आरपीएससी का जो है ट्रेंड जो है ना वो लगातार बदल रहा है, और वो ट्रेंड बदलने की वजह से ये सारी चीजें हमें लिखानी पड़ती हैं, है ना, वरना इस प्रकार से और इतना डिटेल में जाके सवाल कोई पूछता नहीं है। लेकिन क्या पता आगे जो है वो पूछ ले, इसलिए हमें ये जो बात है लिखानी पड़ती है ना। तो जिमर और अल्टेकर की बात हो गई। इसके बाद मैं बात करूं हिलब्रांड की। हिलब्रांड, है ना, हिलब्रांड अलग ही बात कहते हैं, हिलब्रांड। ठीक है, हिलब्रांड ये कहते हैं कि सभा और समिति एक ही समूह होती थी, कोई अलग समूह नहीं था, ये सभा और समिति एक ही होती थी। ये है सबसे अलग ही विचार दे गए अपने, है ना। हिलब्रांड ने क्या कहा? सभा व समिति एक ही समूह होते थे, एक ही समूह होते थे। सभा व समिति एक ही समूह होते थे, यह बात कही हिलब्रांड ने। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कीथ की, तो कीथ महोदय ने यह कहा कि जो सभा है वो विद्वानों की सभा है और समिति उसका आयोजन स्थल है ना। तो कीथ ने क्या बात कही? 5वें नंबर पे मैं लिखता हूं कीथ ये कहते हैं कि जो सभा है, सभा नहीं, समिति जो है विद्वानों की सभा है, विद्वानों की समिति विद्वानों की सभा है, वे सभा उसका आयोजन स्थल है। सभा उसका आयोजन स्थल है।
सभा उसका आयोजन स्थल है। तो ये सारे इतने सारे मत हैं विद्यार्थियों, इसमें ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात को आप जरूर ध्यान रखना। बाकी ये जितना हो सके उतना याद कर लेना। वैसे हैंड रिटन नोट्स हैं, हाथ से लिखे हुए नोट्स तो याद हो जाते हैं, है ना, तो आपको ऐसी कोई समस्या आएगी नहीं, तो इसको आप जरूर याद करें, ठीक है, इसको आप जरूर याद कर लें। नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, पर ये अथर्ववेद वाली बात जरूर ध्यान रखना। और इतना जरूर ध्यान रख लेना, सभा तो उच्च लोगों की थी, जैसे हमारे वर्तमान में राज्यसभा होती है ना, उस प्रकार की थी सभा, और लोकसभा के भांति थी समिति। इतना जरूर आप जो मोटा मोटा आइडिया ध्यान रखना। जैसा कि हमने यहाँ पे भी लिखा है साधारण लोगों की संस्था थी, तो साधारण लोगों की संस्था कौन सी होती है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम किसे कहते हैं? लोकसभा के लोगों को, है ना। वैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को बोलते हैं, लेकिन ये साधारण लोगों की जो संस्था होती है वो लोकसभा होती है ना, ठीक है। तो ये बात हो गई। आपटे की बात हम लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं आपटे की बात में। आपटे जो हैं वो कहते हैं कि जो सभा होती थी, सभा वो एक उत्कृष्ट सभा होती थी, है ना, उत्कृष्ट संस्था होती थी, है ना, और समिति जो है कुछ राजनीतिक वगैरह कार्य जो है संपादित करती थी, कुछ इस प्रकार की बात कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं आपटे जो है, आपटे, इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपटे कहते हैं कि सभा उत्कृष्ट संस्था थी, उत्कृष्ट संस्था थी, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी बातें विद्यार्थियों हमें देखने को मिलती हैं समिति के बारे में, सभा और समिति के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसे उतार लें, ठीक है। अब देखिए साथियों, जो हमारा छांदोग्य उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद में पांचाल नरेश प्रवाहन जैवली ने इस समिति से 5 सवाल पूछे थे और 5 सवालों के जवाब उसको नहीं मिले। इस आधार पे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो समिति थी वो विद्वानों की सभा नहीं थी, है ना, विद्वानों की सभा नहीं थी, ठीक है। ये बात कई बार पूछ लेते हैं ना, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहूंगा, थोड़ी सी जगह बच रही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो क्या बात मिलती है हमें इसमें, छांदोग्य उपनिषद में मिलती है विद्यार्थियों। देखो एक बात आप इसके नीचे लिखना ना, इसके नीचे लिखना, छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख है कि, उल्लेख, छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख है कि पांचाल नरेश ने, पांचाल नरेश ने, पांचाल नरेश प्रवाहन जैवली ने, है ना, पांचाल नरेश, नरेश कहें, शासक कहें, पांचाल नरेश, पांचाल नरेश प्रवाहन जैवली, पांचाल नरेश प्रवाहन, प्रवाहन जैवली, प्रवाहन जैवली ने समिति से, समिति से 5 प्रश्न पूछे, 5 प्रश्न पूछे, जिनमें 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 से किसी भी प्रश्न का जवाब, किसी भी प्रश्न का जवाब, किसी भी प्रश्न का जवाब समिति नहीं दे पाई, किसी भी प्रश्न का जवाब समिति नहीं दे पाई। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि, इससे यह निष्कर्ष, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि, निकलता है कि समिति, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समिति विद्वानों की सभा नहीं थी, समिति विद्वानों की संस्था नहीं थी, विद्वानों की संस्था नहीं थी, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं विद्यार्थियों, आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसी के साथ जो है हमारे राजा के ऊपर नियंत्रण वाली बात थी, ये हमारी पूरी होती है विद्यार्थियों। आपने इसे उतार लिया होगा, ठीक है। देखो किसी भी, यदि विद्वानों की सभा होती ना समिति, तो
तो उन 5 प्रश्नों में से कुछ एक प्रश्नों के तो जवाब देती, यदि विद्वानी लोग होते तो। ये थोड़ी ना है कि 500 के जवाब नहीं दिए आपने, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था थी, वो साथियों पूरी होती है, आपने इसे उतार लिया होगा, ठीक है। अब हम अगली क्लास में जो है ऋग्वैदिक काल का अगला कोई पोर्शन पढ़ेंगे, या तो सामाजिक जीवन या आर्थिक जीवन या धार्मिक जीवन पढ़ेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो आप अच्छे से आप पढ़ते रहें और क्लास को अच्छे से देखें, स्पीड बढ़ाकर ना देखें, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते जाएं और उनका बार बार रिवीजन करते जाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और इतिहास का आनंद लेते रहिए।